हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम स्टडी फील्ड 360 है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये सीईटी में हेल्प करेंगे। एचएसएससी का ही एक एग्ज़ाम हुआ था, उसने हमारे पास प्रीवियस ईयर में कुछ जो पेपर लिए थे वहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इनसे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात है हमारे पास में, ये बुरी बात क्या है कि हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि जो सीईटी के लिए है 5 से 6 दिन ही बचे हैं कुछ लोगों के पास जिन्होंने स्टार्टिंग से तैयारी नहीं करी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी भी हमारे पास में वो टाइम बचा हुआ है कि वो जो 6 डेज़ हैं अभी भी बचे हुए हैं, मतलब 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग इनमें अपनी पूरी तैयारी करते रहिए, शायद कुछ हो जाए, अच्छी बात है। तो देखते हैं अब हम हमारे पास में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है जो 12th लेवल का मैथ होता है, जो वहाँ से क्वेश्चनों को मैंने उठाया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ही उठाए हुए हैं, उस टाइप के आते हैं। और एनटीए को जो सीईटी है, एचएसएससी वाला बोर्ड है, उन्होंने एनटीए को हमारे पास में जो कंप्लीट सिलेबस है वो 12th वाला भी दिया है, और जो एप्टीट्यूड टाइप का मैथ आता है वो भी मैथ दिया हुआ है। ठीक है, तो एनटीए क्या करेगी, मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से उठाएगी। जैसे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 5 क्वेश्चन यहाँ से उठाएगी एंड 5 क्वेश्चन यहाँ से उठाएगी। एचएसएससी की तरह नहीं करेगी कि एक पेपर सेट में तो 12 के 12 क्वेश्चन 12th क्लास से दे दिए, 10 के 10 क्वेश्चन, और दूसरे सेट में 10 के 10 क्वेश्चन हमारे पास में एप्टीट्यूड मैथ वाले दे दिए। ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। मैक्सिमम चांसेस है कि यदि 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो 5 एप्टीट्यूड मैथ एंड 5 मार्क्स जो 12th वाला है, 10 to 12th यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं इस लेक्चर के अंदर जो 12th क्लास तक के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, 7-8 क्वेश्चन हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास दे रखा है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल पूछा हुआ है ए एंड बी। दो वेक्टर ए एंड बी हैं जिनमें से मैग्नीट्यूड √3 एंड 4 है दोनों का। अब ए का मैग्नीट्यूड को हम ए मॉड से डिनोट करते हैं, √3 है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास 4 है। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी हमारे पास में दे रखा है ए डॉट बी इज इक्वल टू 2√3। ये चीज़ हमें गिवन है। इसी के साथ हमें एक फॉर्मूला याद है जिसकी वजह से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है वो, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए एंड मॉड बी। ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। इसे थोड़ा सा आपसे लिख देता हूँ, ए डॉट बी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, यहाँ पुट कर देंगे। क्या आने वाला है, ये हो जाएगा ए डॉट बी 2√3 हो जाएगा, एंड मॉड ऑफ ए हमारे पास √3 दे रखा है, एंड मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 4 दे रखा है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, एंड इस 2 से 1/, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2। दैट मीन्स cos थीटा के बराबर 1/2। अब हम जो हमारे पास में टेबल होती है 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि cos थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा हमारे पास में 60 डिग्री होता है तो हमारे पास cos थीटा 1/2 होता है। एंड 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/3। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो सेकंड है बी, वो करेक्ट है। ठीक है, यही हमारे पास में इसका सॉल्यूशन है। आप लोगों को जस्ट क्या याद रखना था, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है, ये हमारे पास में एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। इसी के साथ आप लोग एक चीज़ ये याद रख सकते हो कि यदि हमारे पास में मैग्नीट्यूड, किसी भी जो मैग्नीट्यूड में ए लिख रहा हूँ अभी, यदि हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ जो भी कोई भी वेक्टर है उसका 1 आने वाला है, देन ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। कई बार हमें पूछने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से भी दे सकता था कि ए और बी हमारे पास में दो वेक्टर हैं जिनमें से ए हमारे पास में यूनिट वेक्टर है एंड बी का हमारे पास मॉड दे देता कि इतना मॉड है, तो देन
ये चीज़ दे देता और फाइंड करने के लिए पूछ लेता कि हमारे पास में इनका जो एंगल है वो कितना आएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर जब भी बोल देगा दैट मीन्स हमारे पास में जो मॉड है हम वन लेके चलेंगे हमेशा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप के क्वेश्चन है और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 3 आई टू द पावर 5 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस आई टू द पावर 8 इज। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू पूछी हुई है कि कितनी आने वाली है। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला या ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, फॉर्मूला नहीं कहेंगे, कि आई का यदि हम स्क्वायर करते हैं वो -1 के इक्वल हो जाती है, एंड आई का स्क्वायर करते हैं -1 के इक्वल हो जाता है, एंड आई की पावर यदि हम 3 कर देते हैं वो -i के इक्वल होगा, एंड आई की पावर 4 करते हैं तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। आई ही रखेंगे, इसे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। और यदि हमारे पास में जैसे आयोटा की पावर कुछ n टाइप से दे रखा हो और जो n है ये हमारे पास में 4 से ग्रेटर देन है, जो n है ये ग्रेटर देन है 4 से, तो हम क्या करते हैं, इस n को 4 से डिवाइड करते हैं एंड देन जो रिमाइंडर आने वाला है फिर लिख देते हैं फाइनली i टू द पावर r। इस i टू द पावर n की जगह हम i टू द पावर r लिख देते हैं रिमाइंडर। ठीक है, जब भी हमारे पास n 4 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, उस n को 4 से डिवाइड करेंगे एंड देन i टू द पावर n बराबर i टू द पावर r लिख देंगे। ठीक है ना, ये इसी की हेल्प से किया हुआ है। हमारे पास में जो i टू द पावर 4 है वो 1 होने वाला है। ठीक है, आप लोग अब समझ गए होंगे। तो अब हमें क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ i टू द पावर 3, i टू द पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा लिख देता हूँ, माइनस आयोटा, एंड देन i टू द पावर 5, तो 5 हमारे पास में 4 से बड़ा है, देन इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो i टू द पावर 1, दैट मीन्स इसे सिंपली आयोटा ही लिख सकते हैं हम। एक सेकेंड, तो आईटा हो गया, एंड i टू द पावर 6 है, वहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा, तो i टू द पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, -i, एंड फिर i टू द पावर 8 है, वहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, i टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो हमारे पास हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। तो यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का है, आपस में कैंसिल होकर क्या हो गया, 0 हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ यदि x माइनस वाई आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4i हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास में वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होने वाला है। तो जैसे हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, यदि इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया था वहाँ पे फॉर्मूला से हम देखते हैं, जैसे कोई भी हमें वेक्टर दे रखा है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका यदि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वो किसके बराबर हो जाता है, अंडर द रूट इस x का स्क्वायर प्लस में इस y का स्क्वायर, ये हमारे पास में मैग्नीट्यूड हो जाता है। अब हमें देखो कहीं ना कहीं यही चीज़ हमें फाइंड करनी है, ये अंदर वाली चीज़ फाइंड करनी है, देन स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास निकल के आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि हम इस चीज़ का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो x है वो तो पॉजिटिव इसी की तरह है, और जो y है हमारे पास में वो -y है। यदि हम -y का भी स्क्वायर करेंगे तब भी हमारे पास वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आने वाली है। तो इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो हमेशा ये इसी फॉर्म में निकल के आएगी। एंड यहाँ पे हमारे पास में 3 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे x की जगह 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, एंड प्लस 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। ये अंडर द रूट 9 प्लस 16 25 हो जाएगा। एंड अब दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25। तो यही चीज़ पूछी हुई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आने वाला है, तो हमारे पास क्या आ गया 25। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे मेथड थे हमारे पास में। किस प्रकार दूसरा मेथड आप लोग देख सकते हो, जो मेथड आप लोगों को इजी लगे। यहाँ पे x माइनस आयोटा वाई बराबर दे रखा है, तो कंजुगेट निकालने के लिए भी हमारे पे क्या होता है, जो आयोटा वाली टर्म होती है उनका हम साइन चेंज कर देते हैं। दैट मीन्स x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू, इधर भी आयोटा वाली चीज़ें साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो ये दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास में, एक मिनट सॉरी, तो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन है और ये न्यू इक्वेशन बनी है, इन दोनों की यदि हम प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई एंड x माइनस आयोटा वाई, इन दोनों की प्रोडक्ट होती है एंड इधर इन दोनों की प्रोडक्ट होती। तो देख सकते हो x प्लस ए, जो a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस आयोटा वाई का स्क्वेयर, और आयोटा का भी स्क्वेयर है यहाँ से हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर। अब यहाँ से आयोटा का स्क्वेयर है जो वो -1 के इक्वल है, ये क्या आने वाला है, ये x है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ से भी आ जाने वाला था यही एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से ये 25 आएगा। आप लोग किसी भी मेथड से कर सकते हो, जिस मेथड से आप लोग करना चाहते हो। ठीक है, दोनों ही मेथड काफ़ी इजी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसी भी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में पूछा हुआ है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस आई इज। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा हुआ है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए ये हमारे पास में जस्ट 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, तो ये हमारे पास में इसका आंसर आने वाला है। कैसे निकलने वाला है, इसका हम जस्ट कंजुगेट करेंगे 2 माइनस आई अपॉन में इसका हम मॉड निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 का मॉड करेंगे तो 4 प्लस ये मॉड करके स्क्वायर करना होगा, ठीक है ना, नीचे +1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आई अपॉन में 5, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से मॉड खत्म हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास में ये आने वाला है 2 माइनस आई अपॉन 5। लेकिन हमारे पास में ये वर्क किस प्रकार करेगा कि इन्वर्स अभी मल्टीप्लिकेटिव में पूछा हुआ है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो पॉजिटिव के केस में पूछ ले कि एडिशन के केस में इन्वर्स बताइए किसी भी चीज़ का। तो इन्वर्स होता क्या है, सबसे पहले हम इस बात पे देखते हैं। इन्वर्स से पहले हम आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी, तो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जो आइडेंटिटी होती है यदि हम उसे किसी भी नंबर के साथ प्रोडक्ट करें तो वापस हमारे पास वो नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है, वो उस नंबर में कुछ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या नंबर है, ऐसा हमारे पास में 1 है। यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर उठा सकते हैं, 10, 20, 50, 1000, मतलब जो भी मन करे आपका वो नंबर उठाइए और उसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही नंबर आने वाला है। तो यहाँ पे हम इस कारण से 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एंड इसी प्रकार से हमारे पास में एडिटिव आइडेंटिटी का है। एडिटिव आइडेंटिटी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो एडिटिव आइडेंटिटी का भी पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, याद रखना है 1 होती है। एंड एडिटिव आइडेंटिटी वो क्या होती है कि हम ऐसा क्या नंबर जोड़ें किसी नंबर में कि वापस से हमें वो नंबर आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव की बात हुई तो हमने मल्टीप्लाई किया था, ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें, 1 किया था। तो अब 1a में हम क्या जोड़ें कि हमारे पास में वापस से वो ए हो जाए। यदि हम इसमें 0 जोड़ देते हैं तो ए पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, चाहे ए कुछ भी ले लो आप, यदि उसमें हम 0 ऐड करेंगे नथिंग विल चेंज। ठीक है, तो हमारे पास में जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से आप लोगों को ये याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है एंड एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ से क्या,
जो इन्वर्स का रोल है, इन्वर्स का रोल क्या होता है, यदि हम ए और ए इन्वर्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। आइडेंटिटी कितनी है, 1 है। और एडिटिव की बात करें तो ए प्लस ए इन्वर्स है, जो वो अपना हमारे पास अपनी आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, मतलब 0 के बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास में 5 का इन्वर्स पूछना चाहेंगे तो 0 कब आएगा, यदि हमारे पास में ऐड करेंगे -5 को तो 0 आ जाएगा। यहाँ से इन्वर्स क्या निकल के आया, एडिटिव इन्वर्स -5 आया निकल के, ठीक है ना। तो इन्वर्स जो एडिटिव के केस में इन्वर्स होता है, जस्ट ए बराबर -a हो जाता है, ए इन्वर्स बराबर -a। जैसे हमें 5 का इन्वर्स पूछा है तो -5 हो जाएगा, 50 का इन्वर्स पूछा है तो -50 हो जाएगा एडिटिव के केस में। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, तो मल्टीप्लाई के केस में हमारे पास में वो नंबर होता है जिसकी हम मल्टीप्लाई करें। जैसे ए इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/a, दैट मीन्स 1/a हो जाएगा, इन्वर्स होगा जो। अब इसी प्रकार हमने यहाँ पे निकाला था, इसका जस्ट 1/a किया था, कि जो ए इन्वर्स है इज इक्वल टू 1/2 + i, ये था हमारे पास में, एक सेकेंड, 2 + i ये था हमारे पास में। जब भी हमारे पास आयोटा वाले साइन नीचे आ जाता है तो हमने उसका रेसिप्रोकल कर लेना होता है। ये हो गया अपॉन में 2 - i, ऊपर आ गया 2 - i, जैसा कि मैंने 2 - i किया था। अब यहाँ पे इन दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है, एंड -i आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। यहाँ से आ गया था 2 - i/5, ठीक है। आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस प्रकार से वर्क करते हैं, एंड डायरेक्ट किस प्रकार से निकाला था मैंने, ये इसका कंजुगेट लिख दिया था एंड नीचे इसके मॉड का स्क्वायर किया था, ठीक है। हाँ, एक फॉर्मूला और होता है इसके लिए, कि जो हमारे पास में होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, एक सेकेंड, ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हो कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू a/में मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स वाला नंबर दे रखा है, तो इसका हम इसका यूज़ करते हुए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाकी आप लोगों को पूरा बेसिक से समझा ही दिया है किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस को ही देखा है, बस प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाया है मैंने यहाँ पे किस टाइप से करना है। देन यहाँ पे पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ n इफ, ये हमारे पास में लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 2 एंड x⁴n - x⁴n अपॉन x-2 इज इक्वल टू 80। तो n की वैल्यू पूछी हुई है कि n की वैल्यू क्या आने वाली है यदि ये चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें 0/0 फॉर्म एंड ∞/∞ फॉर्म, इन दोनों फॉर्मों का तो ज्ञान होना ही चाहिए एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं ज्ञान करे तो 0/0 फॉर्म क्या होती है, यदि कोई भी, जैसे हम यहाँ पे अभी x के बराबर 2 पुट करते हैं यहाँ और यहाँ, नीचे और ऊपर, तो 2⁴n हो जाएगा, -2⁴n तो है ही, 2 - 2, तो ये दोनों सेम है 0 एंड ये दोनों सेम है 0। जब भी हमारे पास ऐसे ही पुट करने के बाद में ये 0/0 टाइप की फॉर्म या फिर ∞/∞ टाइप की फॉर्म बन जाती है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का ऊपर डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं एंड नीचे वाले फंक्शन का हम नीचे डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल की मदद से हम इनका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। तो फाइनली हमारे पास में क्या होने वाला है, ये तो 0/0 फॉर्म बनी गई थी, अभी देख लिया मैंने। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x⁴n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये पावर आगे आ जाती है n इंटू x⁴n - 1, पावर आगे आ जाती है एंड पावर में से एक कम यहाँ हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ दे रखा है तो n इंटू x⁴n - 1 ये हो गया, और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे हमारे पास वो कितना हो जाता है, हमेशा 0 हो जाता है।
तो इसमें 2 टू द पावर n है वो 0 हो जाएगी अपॉन में x वाली टर्म को हम वेरिएबल मानेंगे, बाकी सारी टर्म कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो x माइनस 2 का करेंगे तो जस्ट 1 हो जाएगा x का, एंड माइनस 2 का तो 0 होने वाला है। ये 80 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया ये, अब लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है। यहाँ पे x की जगह 2 लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आने वाला है, यहाँ हो जाएगा n 2 टू द पावर n माइनस 1 बराबर 80। अब 80 को हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा कि कितना आने वाला है। इस साइड से मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। जैसे 80 को हम सॉल्व करेंगे, ये 40 हो जाएगा, एंड गुणनखंड मेथड करते हैं जो 20 हो गया, एंड ये 10 हो गया, ये 2 से 5 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो गया, एंड ये 5 हो गया, ठीक है। तो 80 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 टू द पावर 4। अब यहाँ देख सकते हो, इसके साथ कंपेयर करेंगे n, यदि हम n 5 ले लें और ये n की जगह 5 लेंगे तो ये भी 4 होने वाला है, और यहाँ भी 4 है। सो n इज इक्वल टू हमारे पास फाइनली क्या आने वाला है, 5। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो डी है वो करेक्ट हो गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ से भी मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। तो एक क्वेश्चन है लेकिन मैं 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, किस प्रकार से क्वेश्चनों को हमें करना है। तो दे रखा है द 2 लाइन्स, हमारे पास 2 लाइन दे रखी हैं, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी एंड ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई बराबर सी डैश। ये 2 लाइन है। देन पूछा हुआ है आर परपेंडिकुलर। यदि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं देन इनमें से हमारे पास कौन सी कंडीशन है वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जब भी हमारे पास परपेंडिकुलर की बात होती है तो डायरेक्टली हम x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो एंड दोनों को ऐड कर दो, यही हमारे पास आंसर आने वाला होता है। ए डैश प्लस बी डैश बराबर 0, ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डायरेक्ट भी देख सकते हो। और ये तो हमारे पास बात हुई थी परपेंडिकुलर के लिए। यदि हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल के केस में क्या करते हैं, एक्स वाले को वाई वाले के साथ में करते हैं, एक्स वाले कोफिशिएंट को वाई के साथ एंड वाई वाले को एक्स के साथ में करते हैं, एंड दोनों को इस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, इनके बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। तो ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए डैश, ठीक है, ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाता है। तो इनमें से कोई यदि ऑप्शन परपेंडिकुलर की बात कर, ये पैरेलल की बात करता तो बी ए डैश, ये हो जाता है हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 3 है। लेकिन परपेंडिकुलर की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो यदि ये चीज़ें हमारे पास में वर्क किस प्रकार कर रही मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। फुल डिटेल के साथ भी बता रहा हूँ और डायरेक्ट इनको किस प्रकार से कर सकते हो। तो यदि हमारे पास में दो जो लाइन होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, कब होती हैं, यदि उनका जो स्लोप होता है, मतलब स्लोप को मैं m से डिनोट करता हूँ, m1 इंटू m2, इन दोनों का जो स्लोप है वो -1 के बराबर आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर के केस में m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, एंड पैरेलल के केस में क्या होता है, m1 बराबर m2 होता है, ठीक है। ये चीज़ होती है हमारे पास में पैरेलल के केस में, ये परपेंडिकुलर के केस में होता है। तो लाइन का जो स्लोप होता है वो हो जाता है, जो x का हमारे पास में कोफिशिएंट होता है वो, मतलब y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस टाइप से लाइन की इक्वेशन होती है। जो m है ये हमारे पास स्लोप होता है। तो इस चीज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, एंड इजीली आप लोग कर पाओगे और यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दोगे, ठीक है। यदि आप लोग यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हें बता दूंगा, ठीक है। m1 बराबर m2 होता है, ये पैरेलल के केस में है, ये परपेंडिकुलर के केस में है। और यहाँ से आगे मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। यदि हमारे पास में कोई लाइन ये बोल दे कि जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस, ठीक है,
एक्स एक्सिस के यदि पैरेलल है तो स्लोप कितना बनेगा, स्लोप हमारे पास बनता है 0, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप 0 बनता है, एंड यदि वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप हमारे पास बनता है अनडिफाइंड, दैट मीन्स इनफाइनाइट बोल सकते हैं उसको इस प्रकार से, ठीक है। यही चीज़ें हैं, आप लोगों को नोट डाउन करते रहनी चाहिए। ये चीज़ें डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं कई बार एग्जाम्स में, और ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा के मेरे चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, HTET CTET इनसे रिगार्डिंग भी वीडियोज़ आती हैं मैथमेटिक्स की, लेकिन कुछ टाइम से मैंने 2-4 वीडियो ये क्या कहते हैं जीके की भी बनाई थी। जीके वाली वीडियोज़ होती हैं वो तो मैं जस्ट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो कहीं से भी ढूंढ के खोज के बना रहा हूँ। वैसे मेरा मेन सब्जेक्ट बोले तो मैथमेटिक्स ही है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे दे रखा है द पॉइंट एट विच, एक सेकेंड, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अभी बताया था मैंने कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होता है, कोई भी इक्वेशन होती है पैरेलल कब होती है, जब उसका जो वो हमारे पास में स्लोप होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है, जब होता है। एंड स्लोप को हम डिनोट किससे करते हैं, dy/dx से भी डिनोट करते हैं, m से भी लिखते हैं, एंड हमें उसे tan थीटा, ये तीनों टाइप होती हैं। जैसे कभी हमारे पास में एंगल दे रखा हो कि एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास में कुछ एंगल दे रखा है 45 डिग्री दे दे, फिर पूछने लगे कि स्लोप क्या है तो हम tan थीटा का यूज़ करेंगे। एंड हमारे पास में कोई लाइन की इक्वेशन वगैरह इस टाइप से इक्वेशन दे दे तो हम उसमें डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। यदि हमारे पास में कोई पॉइंट दे देते हैं, जैसे पॉइंट दे देते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाली चीज़ भी होती है। तो ये हमारे पास में सारी चीज़ एक ही बात है। यदि कोऑर्डिनेट्स पॉइंट देगा तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला निकालना है स्लोप निकालने के लिए। यदि एंगल देगा तो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। यदि आप लोगों को सिंपल इक्वेशन दे देगा तो हमें डिफ्रेंशिएशन करके उसका स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल इक्वेशन दे रखी है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो स्लोप 0 आने वाला है, और डिफ्रेंशिएशन करके इस चीज़ को हम 0 के इक्वल रखने वाले हैं। फिर देखते हैं क्या आने वाला है। इसका यदि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y डैश बराबर 3x स्क्वायर है, मैंने बोला था 3 आगे आ जाता है, 3 और एक पावर यहाँ से कम हो जाती है, 12x है तो x की पावर 1 है, एक पावर ये आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई होगी 12 में, और एक पावर x की पावर 0 हो जाएगी। और x की पावर 0 मतलब किसी की पावर भी 0 होती है, वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो ये चीज़ 0 के इक्वल है क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास में 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2 बराबर 0। x के इक्वल 2 आ जाएगा एंड एक माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में x के पॉइंट्स है। अब इनको क्या करेंगे, जो गिवन y की इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि हम x के बराबर 2 पुट करते हैं तो क्या आने वाला है, यहाँ पुट करते हैं x के बराबर 1 तो y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 3 8 हो जाता है, एंड माइनस 2 इंटू 12 24 हो गया, एंड प्लस 18, तो 8 और 18 प्लस के हैं, दैट मीन्स ये 26 हो गया, एंड माइनस 24 दैट मीन्स 2 हो गया। एक हमारे पास कोऑर्डिनेट इस 2 का यूज करते हुए क्या आ गया 2, दैट मीन्स एक हो गया 2,2 हो गया, एंड एक हमारे पास में -2 को पुट करेंगे। लेकिन यहाँ से भी हम ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि 2,2 किसका कोऑर्डिनेट है। 2,2 फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है, दैट मीन्स एलिमिनेट हो गया, सेकंड में भी नहीं है एलिमिनेट, थर्ड में भी नहीं है एलिमिनेट, एंड फोर्थ में हमारे पास है 2,2। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास में करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यही है सिंपल हमारे पास में। और सेकंड का भी हम निकालना चाहेंगे तो यही आने वाला है, -2 से 34 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है।
तो अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग तो बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं इस चैनल पर। प्रीवियस ईयर की भी आती हैं, कुछ टॉपिक से रिलेटेड भी आ जाती हैं वीडियोज़। आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। एचटेट में भी हेल्पफुल होगा, एंड जो सीटेट होगा उस टाइम पे भी काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली जाएंगी। तो अब हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहता है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पास थ्रू द पॉइंट, जो कि हमारे पास में इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड द सेंटर एट 2,2। एक सर्कल है इस टाइप से जिसका सेंटर हमारे पास में दे रखा है 2,2, एंड एक पॉइंट है 4,5, यहाँ से भी पास हो रहा है। दैट मीन्स इसकी जो परिधि है, ये जो बाहर की बाउंड्री है वो कहीं ना कहीं 4,5 के ऊपर से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता होता है कि जो सर्कल के सेंटर से लेके परिधि या फिर जो बाउंड्री तक की डिस्टेंस होता है उसको हम आर कहते हैं। एक सर्कल की इक्वेशन के लिए यदि हमारे पास सेंटर पॉइंट एंड रेडियस का पता हो तो हम इजीली उसकी इक्वेशन ड्रॉ कर पाते हैं, मतलब लिख पाते हैं। इक्वेशन क्या होती है इसकी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर यहाँ पे रेडियस होती है, एंड ए और जो बी है ये ए कॉमा बी करके ये सेंटर पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट ए कॉमा बी, दैट मीन्स ए के बराबर भी 2 आ गया एंड बी के बराबर भी 2 आ गया। यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाने वाला है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ तो होने वाली है, एंड आर हमें कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अभी यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं, तो केवल यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे वाले में देखते हैं प्लस आ गया, गलत हो गया। एंड थर्ड वाले में देखते हैं ये भी गलत है, इसमें नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी रेडियस कितनी है। तो रेडियस के लिए क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, अंडर द रूट सेकेंड पॉइंट दैट मीन्स 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 1 करेंगे, ये 5 है और यहाँ पे 2 है, 5 माइनस 2 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे अंडर रूट है, देन यहाँ पे 13 हो गया। तो ये हमारे पास आर के इक्वल है अंडर द रूट 13, और हमें लिखना क्या है, आर स्क्वायर लिखना है। दैट मीन्स ये हो जाएगा आर स्क्वायर के इक्वल क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पे हमारे पास 13 हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो वही करेक्ट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आप लोगों को मेरा जो लेक्चर है पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें, एंड बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि जब भी आप लोग बेल आइकन को दबाते हो तो कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आती है तो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और मुझे लगता है इस बार ज़रूर 5 क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं इस टाइप के, जो 12th लेवल वाले आने वाले हैं, मतलब 10 to 12th एंड 10 to 12th, ठीक है। एंड बाकी के जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ से आएंगे। 5 क्वेश्चन मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, क्योंकि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले 95 क्वेश्चन आते थे, वो 90 क्वेश्चन आते थे पहले हमारे पास में, तब हमारे पास 8 क्वेश्चन देखे हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर कि 8 क्वेश्चन है। लेकिन अब 100 आने वाले हैं, तो हो सकता है कि ये 10 क्वेश्चन हो जाए या फिर 9 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को देख लेना है कि 4 to 5 क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाले हैं इस टाइप के। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट कीजिए यदि इसी टाइप की और भी वीडियोज़ आप लोगों को चाहिए तो।